नमस्कार दोस्तों, आ गए सारे लोग। कैसे आप लोग? सब लोग बढ़िया, ठीक ठाक? ठीक, चलिए आ जाइए जल्दी से जल्दी, बात शुरू करते हैं। रीमा कुमारी, खुशबू, टिंकू, पारुल, शिवांश, दुर्गेश, दिनेश, सबको राम राम। सब लोग लिख रहे हैं राम राम, नमस्कार। चल भाई लोग, सबको राम राम। एक भाई लिख रहा है कि सर आपकी कल क्लास भी नहीं हुआ और मेरा भोज भी छूट गया। तो जिसका भी भोज छूटा हो वो दिल्ली आए तो मुझसे मिल ले, मैं उसको भोज दे दूंगा। ठीक, कल किसी का भोज छूट गया मेरे क्लास के चक्कर में और क्लास भी नहीं हुई थी। ठीक, तो जिसका भी भोज छूटा हो, जब भी वो दिल्ली शहर में हो संपर्क करे, मैं भोज दे देता हूं उसे। तो आज तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। बहुत छोटा छोटा प्यारा प्यारा सा चैप्टर है, 30-40 मिनट का चैप्टर है, दोनों मिलाकर के। सवालों के हिसाब से इस चैप्टर को देखते हैं, समझते हैं। तो चैप्टर 3 था। अब देखो कैसे सीक्वेंस। फाइबर का जो इंट्रोडक्शन क्या पढ़ा था हमने छठी की एनसीईआरटी में, शुरुआती चैप्टर। उससे थोड़ी अलग बात हमने छठी की एनसीईआरटी में, जब हम आपको फाइबर बता रहे थे, रेशे बता रहे थे, तो हम दो प्रकार के बताए थे, सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर में बताए थे रेशम और ऊन होता है, इसके बाद नहीं बताए थे। और सिंथेटिक फाइबर बताए थे। 7वीं के एनसीईआरटी में क्या किया है, सिर्फ ऊन और रेशम की कहानी बताता है। 8वीं के एनसीईआरटी में आपको सिंथेटिक फाइबर मिलेगा। तात्पर्य है कि जिन जिन मुद्दों को हमने छठी में उठाया था, अब उन्हीं मुद्दों का विस्तार होगा। समझ में आ गई बात? तो चलो बस दोस्तों, इस बात को समझते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी से। सवाल हो तो पूछते रहिएगा आप लोग। सबको ढेर सारा। आज जो बाइडन भी आया है, अब तक ट्रंप आता था, आज जो बाइडन भी आ गया है। तो चलो जो बाइडन, आपको अमेरिका वाला गुड आफ्टरनून, और शेष लोगों को इंडिया वाला। नागिन भी आ गया। चल नागिन, तुझे बीन बजा करके गुड आफ्टरनून, नमस्कार। तो चलो नागिन नेवला जितने हैं, ट्रंप से लेके बाइडन तक सब लोग, कमला हैरिस, मोदी जी के हुए बुला लो। चलो शुरू करते हैं बात को। तो चैप्टर नंबर 3, रेशे से वस्त्र तक, फाइबर टू फैब्रिक। कलम बदलते, रुक जाओ तो लोग। फाइबर टू फैब्रिक, चैप्टर 3। ठीक, इसमें सिर्फ 2 फाइबर की बात करेंगे, उनकी, वूल की और सिल्क की। वूल की और सिल्क की 2 फाइबर की बात करेंगे। ठीक, तो ये जो 2 फाइबर हैं, दरअसल यह जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यह ऊन और जो रेशम है कहां से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और जो भी जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं उन्हें फ्लिसी कहते हैं। तो याद रखना, उन फाइबर को फ्लिसी कहते हैं, जांतौ रेशे कहते हैं, जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और अगर हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को कॉमन तौर पर 2 भागों में विभाजित करें, तो एक होता है ऊन, एक होता है रेशम। ठीक, और अगर देखें कि ये ऊन और रेशम किससे प्राप्त होते हैं, तो हमने आपको चित्र बनाया है। यह अंगोरा नस्ल की बकरी है, हिमालय में पाई जाती है। बाल इसके बड़े बड़े होते हैं। पिछली क्लास याद करो, छठी की एनसीईआरटी पढ़ा रहा था, क्या बताया था कि जो ठंडे क्षेत्रों में जो जानवर पाए जाते हैं, प्रकृति उनमें एडाप्टेशन देती है, अनुकूलन देती है। और चूंकि ठंडे क्षेत्र में अनुकूलन क्या है, उनके बाल, शरीर के त्वचा के बाल बहुत लंबे हो जाते हैं, उनके फर बहुत लंबे हो जाते हैं। तो अंगोरा वाली कहां पाई जा रही है? हिमालय में पाई जा रही है, उत्तर जम्मू कश्मीर के ऊपरी क्षेत्रों में पाई जा रही है। देखो इसका बाल, लंबा लंबा बाल दिख रहा है। ठीक, यह साधारण बकरी है। इधर वाली रहेगी तो उसके बालों से बहुत रेशम नहीं बनता है। पहाड़ी जब बकरी पहुंच जाएगी, उत्तराखंड वाली हो जाएगी, ठीक, तो इसके बाल बड़े बड़े हो जाएंगे, इससे भी रेशम बनेगा ऊन। ये ऊंट है, ऊंट से भी ऊन निकलते हैं। याक है, इससे बड़े बड़े इसके भी बाल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में, हिमालय, तिब्बत, लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर पाया जाता है। तो चूंकि ऊंचाई पर पाया जाता है, तो इसके भी बाल से क्या निकलेंगे? इसके भी बाल होंगे। पिछली क्लास से जोड़ रहा हूं, तो इसके भी बाल के क्या बनेंगे? ऊन बनेंगे। साथ साथ लेमिना, ठीक, ये एलेपैक्सा है, ये साउथ
अमेरिका में पाए जाने वाले दो जंतु हैं, और इनसे भी क्या निकालते हैं, ऊन निकालते हैं। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन रहा। तात्पर्य इतनी बात है कि जो छठा चैप्टर है, रेशों से वस्त्र तक की कहानी, जो छठी में शुरू हुई थी, आज सातवीं में आए, आठवीं में भी आएंगी, उसकी कहानी सिर्फ इतनी है। ये परिचय हमने बताया कि जो रेशे से वस्त्र तक की कहानी है, पहले रेशा बनेगा तब तो वस्त्र बनेगा। वस्त्र किसका बनता है, रेशों के। और रेशों किसके बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की कहानी छोड़ दो, अगर प्राकृतिक रेशों की बात करें तो कुछ रेशे पौधों से बनते हैं, कुछ रेशे जंतुओं से बनते हैं। जो पौधों से रेशे बनने वाले रेशे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कपास और जूट। छठी की एनसीईआरटी में हमने कपास और जूट की कहानी पढ़ी थी। आज बात को आगे बढ़ाएंगे। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को फ्लीसी कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, वून और सिल्क। बात समझ में आ गई, चीजें याद हो गई, ठीक, समझ गए भाई लोग। पारुल क्लास हो रही भाई, शिवांश कहाँ ये बोल रहा है क्लास नहीं होगी, क्लास नहीं होगी। तो चलो अब अगली हम बात देखें, समझना इस बात को। अगर हम थोड़ी कहानी इस ऊन की पढ़ें फैक्ट के रूप में, ठीक, ऊन से जितने भी फैक्ट बनते हैं सातवीं के एनसीईआरटी में, से 3 बार सवाल आ चुके हैं सातवीं के एनसीईआरटी से, यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में। अभी बताऊंगा मैं कौन कौन, देखो कैसे महत्वपूर्ण है। ऊन की कहानी, भेड़ से ऊन निकलता है, बकरी से निकलता है, ऊंट से निकलता है, याक से निकलता है, अल्पेका से निकलता है, ठीक। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में बनती है। अब सवाल बना है, याक की ऊन कहां पाई जाती है, तिब्बत और लद्दाख में। एक बार सवाल इसी को इकोलॉजी एनवायरनमेंट से जोड़ दिया गया है। याक के लंबे बाल होते हैं, क्यों, क्योंकि उच्च तुंगता पर रहता है, उच्च पहाड़ी पर रहता है। अब हम पिछली क्लास से बातों को जोड़ेंगे। और जब भी उच्च पहाड़ी पर रहेगा, ठंडा अधिक होगा, ठंड के हिसाब से प्रकृति का अडेप्टेशन होगा, अनुकूलन होगा, तो बाल लंबे हो जाएंगे, ठीक। एक बड़ा मजेदार ऊन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, अंगोरा ऊन। उनकी एक क्वालिटी है अंगोरा ऊन, ठीक। यह जो अंगोरा ऊन होता है, यह एक बकरी होती है, अंगोरा नस्ल की बकरी। इस बकरी को ही हम कहते हैं अंगोरा नस्ल की बकरी। यह अंगोरा ऊन की नस्ल की बकरियों से प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है, ऊन प्राप्त हो रहा है तो उस बकरी के लंबे बाल होंगे, और जब उस बकरी के लंबे बाल होंगे, स्वाभाविक सी वो ठंड पर रहेगी, तो पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। इससे 3 बार स्टेट पीसीएस में सवाल बना है, अंगोरा ऊन किससे पाया जाता है, और ऑप्शन था भेड़, ऊंट या कित्या। तो अंगोरा ऊन अंगोरा नस्ल की बकरी से पाया जाता है, बाल लंबे होते हैं, कश्मीर में पाई जाती है, ठीक। वैसे ही एक बकरी की एक प्रजाति होती है, आज बकरी पढ़ेंगे, ठीक। बकरी की एक प्रजाति होती है पश्मीना बकरी, ठीक। यह भी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। आजकल मोदी जी इसकी साल बहुत ओढ़ रहे हैं। जब रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाने अभी कुछ दिन पहले साहब गए थे ना, भाइयों बहनों, साहब समझते हो ना, वही भाइयों बहनों, गए थे जब बंगाल, तो उन्होंने एक साल पहनी थी, याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर की जब जयंती मनाने गए थे, ठीक। तो एक साल पहनी थी, वो साल पश्मीना साल थी। आप न्यूज में चर्चा में देख रहे होंगे। तो जो पश्मीना शाल होती है, और कुछ नहीं, जम्मू कश्मीर में एक बकरी पाई जाती है, ठीक, जिसे कहते हैं पश्मीना बकरी, और इन पश्मीना बकरियों से पश्मीना साल बनाई जाती है। क्लियर हो गई बात। साथ साथ ये जो जीव हैं, लामा और एल्पेका, ये दक्षिण अमेरिका में होते हैं, इनसे भी ऊन निकलता है। यह उन जानवरों का परिचय है जिससे हमें ऊन प्राप्त होता है। तो कहानी समझ गए। 2-3 बातें इसमें महत्वपूर्ण है। अंगोरा ऊन, पश्मीना ऊन भूलिएगा मत। अंगोरा ऊन बकरियों से प्राप्त होता है, पश्मीना ऊन भी बकरियों से प्राप्त होता है, शाल बनाई जाती है, और दोनों जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब ऊन भेड़ों से भी प्राप्त होता है, तो कुछ एक मिलान कराने को आता है। पूजा जी लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, दुर्गेश, चलो सबको गुड आफ्टरनून। बात याद हो रही है ना, समझ में आ रहा है, ठीक। जो बिडन, सराफ अली। तो चलो भाई लोग, अब अगली बात क्या करते हैं। बकरियों से ऊन प्राप्त होता है, और बकरियों से ज्यादा ऊन प्राप्त होता है भेड़ों से। चूंकि बकरियों में 2 बकरियां महत्वपूर्ण है, अंगोरा और पश्मीना, इसलिए उसकी कहानी अलग से हमने कहा। भारत में भेड़ों की
से ज्यादा ऊन प्राप्त होता है। तो एक सवाल बनता है कि भेड़ों की कौन कौन सी नस्लों से ऊन प्राप्त होता है, और उससे मिलान कराने को पूछता है ये नस्लें कहां पाई जाती हैं। बात लिखी गई है 7वीं की एनसीईआरटी में, और 2-3 बार मिलान कराने का सवाल आया है। तो याद रखना, एक सवाल यह बनता है कि निम्नलिखित में से कौन भेड़ की नस्ल है। समझ? तो लोही, रामपुर, बुशायर, नाली, बाखरवाल, मखाड़ी, पाटनवाड़ी, ये सारी की सारी क्या हैं? ठीक, ये भेड़ की नस्ल है। समझ में आ गई बात? तो एक बात जान लेना, ये क्या है? ये भेड़ की नस्लें हैं। ठीक, बकरी या कुत्ता बिल्ली की नस्लें नहीं है, भेड़ की नस्लें हैं। ठीक, अब अगर देखा जाए तो ये कहां पाई जाती हैं, तो ये लोही वाली अपनी जो भेड़ है ये पाई जाती है राजस्थान और पंजाब में। रामपुर कहां है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक, तो रामपुर वाली नस्ल पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, 2 जगह रामपुरी भेड़ पाई जाती है। बुशायर राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में पाई जाती है। नाली जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। बाखरवाल और मारवाड़ी ये दोनों गुजरात में और पाटनवाड़ी भी गुजरात में पाई जाती है। तो ये रही भेड़े और उनके नस्ल और उनके पाए जाने वाले स्थान। ठीक, ये चार्ट दिया गया 7वीं के एनसीईआरटी में, इसलिए हमने समझाया। समझाने में एक बात बता दे रहा हूं, इन भेड़ों की नस्लों से 2 प्रकार के सवाल आते हैं। एक आते हैं कि ये पाई कहा जाती है, निम्नलिखित में से कौन नस्ल है। दूसरी, ये पाई कहा जाती हैं। इस चार्ट को आपको याद रखना, कोई बात समझाने वाली नहीं है। अब अगली बात करते हैं। ठीक, वुन की, वुन नहीं है, रेशम की बात करते हैं। अगली बात करते हैं सिल्क की, सिल्क की बात करते हैं, रेशम की बात करते हैं। अगली बात करते हैं सिल्क की, रेशम की। 2 कहानी पढ़ना है, उनकी कहानी और रेशम की कहानी। तो उनकी कहानी एनसीईआरटी में इतनी बात लिखी थी। अब हम देखते हैं रेशम की कहानी। देखो, थोड़ा थोड़ा कुछ चित्रों के माध्यम से समझाता हूं। यह पत्ता देख रहे होगे, यह पत्ता शहतूत का पत्ता होता है, और शहतूत के पेड़ों पर ही रेशम के कीट पाले जाते हैं। यानी रेशम के कीट कहां पाले जाते हैं? शहतूत के पत्तों पर। यह होता है रेशम का कीट। देखो, दोनों तरफ से मुंह निकला हुआ है इसका, इधर से भी मुंह निकालता है, इधर से भी मुंह निकालता है। उसे कहते हैं सिल्कवार्म। अब जब ये मुंह निकालता है तो जानते हो क्या करता है? इसी के चारों तरफ जाल जैसी संरचना बनाता है। अभी मैं समझाऊंगा। अपने भीतर से प्रोटीन का सिक्रेशन करता है, और वह लिक्विड जो प्रोटीन होता है, यह क्या करता है? दोनों तरफ मुंह है ना, तो दोनों तरफ से प्रोटीन का सिक्रेशन करेगा, प्रोटीन। और यह मुंह ऐसे जाल सी बन जाती है धीरे धीरे। वही जब जाल जैसे जैसे बनती जाती है, कीड़ा कोकून कहलाता है। फिर कोकून और यह जाल सूखती है तो यही प्रोटीन का लिक्विड रेशम में तब्दील हो जाता है। और जैसे मान लो सिल्क वार्म है, जब बना देगा, पूरा प्रोटीन सीक्रेट करेगा दोनों मुंह से, तो जाल बन जाएगा। और धीरे धीरे वो जाल सूख जाता है, तो वही लिक्विड प्रोटीन रेशे प्रोटीन में तब्दील हो जाता है, और वही रेशम कहलाता है। और जब यह जाल तैयार हो जाती है तो यही सिल्कवार्म कोकून कहलाता है। अभी एक साइकिल समझाऊंगा, कोकून कहलाता है। यानी रेशम हमें कहां से प्राप्त होता है? तो कोकून से प्राप्त होता है। और एक बार सवाल पूछा गया है 2018 उत्तर प्रदेश पीसीएस कि रेशम बना होता है, किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। क्यों प्रोटीन से बना होता है? देखो ना, जब ये प्रोटीन का ही लिक्विड निकाला है, किससे बनेगा? प्रोटीन से बनेगा। समझ में आ गई बात? यह है कोकून। देखो यहां दिख रहा है, इसके भीतर यह कीड़ा है। ठीक, समझ में आ गई बात? इसके भीतर क्या है? यह कीड़ा है। इस कीड़े ने सिक्रेशन किया और लिक्विड निकाला। धीरे धीरे यही लिक्विड निकल करके एक जाल बना दिया, नेट बना दिया, और जाल ही क्या कहलाया? ठीक, कोकून कहलाया। यानी जब कीड़ा अकेले रहता है तो सिल्कवार्म होता है, जब जाल बना दिया तो कोकून कहलाया। अब हम जो रेशम पालन करते हैं, रेशम पालन के उद्योग को कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन के उद्योग को कहते हैं सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में किया जाता है, ऐसे पाला जाता है, और जब कोकून बन जाएगा तो कोकून को निकाल लिया जाएगा, उसको सुखाते हैं, और जब पेड़ से निकाल दिया जाएगा भीतर का कीट क्या हो जाता है? मर जाता है। कीट निकाल लिए, अब ये जाल बन गया, यही रेशम है। इसे पानी में भिगो दिया जाता है, एक एक रेशे खींच लिए जाते हैं, अब फिर उसको प्रेस करके उससे कपड़ों की बुनाई कर दी जाती है। ठीक ठीक, तो गुड आफ्टरनून आप लोग लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून। तो समझ गए भाई लोग? हाँ बताओ, सो गए क्या तुम लोग? कहाँ गया भाई? सारे लोग कहाँ गए?
नाग नागिन नेवले सो गए क्या सब लोग? ठीक, जल्दी आओ। क्लियर हो गया बात? टिंकू कुमार, सभी को जय भीम, नमो बुद्धा, मेरी तरफ से, मेरी भी तरफ से। ठीक, जल्दी बताओ, जगह हो ना? तो हो गया ठीक, तो सेरिकल्चर कहते हैं। ये रहा एक इंट्रोडक्शन इस सिल्क का। अब इस इंट्रोडक्शन को एक एक करके समझाते हैं, फैक्ट के रूप में आपको याद कराते हैं। चलो रट्टा मारते हैं हम लोग। तो पहली बात, ये गलत लिखा गया है, कहानी क्या है? सिल्क की, रेशम की। तो रेशम किस पौधे से प्राप्त होता है? तो शहतूत के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक, अब रेशम कीट पालन, हम रेशम का कीट पालन करते हैं, तो रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। अब रेशम कीट पालन होता कैसे है, एक कहानी से मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक, अब देखो, जो रेशम के कीट होते हैं, मेल होते हैं और फीमेल होते हैं। तो अगर मान लो एक सवाल आए कि रेशम मेल कीट से निकलता है, मेल सिल्कवार्म से निकलता है कि फीमेल सिल्कवार्म से निकलता है, तो रेशम हमेशा फीमेल सिल्कवार्म से निकलता है। कहोगे क्यों? होता क्या है कि कहानी समझाता हूं। ये मान लो शहतूत का पत्ता है, इस पर कीट कीटी दोनों रहने आए। मान लो मेल रेशम कीट को क्या कह देंगे? कीट। फीमेल को क्या कह देंगे? कीटी कह देंगे ऐसे। तो मेल फीमेल दोनों रहने आए, तो अंडे कौन देगा? फीमेल देगी। तो एक रेशम का कीट क्या होता है? अंडे देता है। समझ में आ गई बात? ठीक, इस अंडे को हम कहते हैं इली, इली कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक, अब यह इली मैच्योर होता है, और थोड़ा सा मैच्योर होता है तो बड़ा होता है, इसे हम कहते हैं प्यूपा। प्यूपा यानी यह अंडा जो था बड़ा होके मैच्योर हो गया। ठीक, अब इसी प्यूपा में जीव बनना शुरू होगा। जैसे मुर्गी के अंडे में चूजा बनना शुरू होता है ना, वैसे इसी प्यूपा में जीव बनना शुरू होगा। और जब यह जीव बनना शुरू होगा तो दोनों तरफ इसके माउथ निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक, और जब यह जीव बना यानी प्यूपा किस में तब्दील हो गया? ठीक, प्यूपा तब्दील हो गया सिल्कवार्म में, रेशम के कीट में। अब यह क्या करेगा? यहां से लिक्विड सिक्रेट करेगा, दोनों तरफ से लिक्विड सिक्रेट करेगा। ठीक, और जब यह लिक्विड सिक्रेट करेगा तो लिक्विड इसके चारों तरफ ऐसे ही घिरते जाएगा, लिक्विड सिक्रेट करेगा, और एक यह लिक्विड सूखते जाएगा और जाल जैसी संरचना में तब्दील होता जाएगा। वही कहलाता है कोकून। यानी रेशम कीट के जीवन की जिस अवस्था से रेशम निकाला जाता है वह क्या कहलाया? कोकून कहलाया। हम निकाल लेते हैं, सुखा देते हैं। क्लियर हो गई कहानी? दो बार समझ गए? ये रहा रेशम के उत्पादन की विधि। समझ गए भाई लोग? ये रहा रेशम के उत्पादन की विधि। अब जो हमने कहानी बताई वही है, शहतूत के पेड़ों पर पाया जाता है। अब दो बातें अलग से। भारत का सबसे प्राचीन व्यवसाय है रेशम, लेकिन रेशम की खोज भारतीयों ने नहीं की है। रेशम की खोज किया है किसने? चीन ने। और बहुत दिनों तक चीन यह रेशम की कहानी बताता ही नहीं था। चीन बहुत दिनों तक छुपाया हुआ था। अपने यहां रेशम कीट, देखो रेशम के कीट तो पूरी दुनिया में होते थे, भारत में भी होता है, तब भी होते थे, लेकिन रेशम के कीट से रेशम निकाल लेना, उसके कपड़े बुन लेना, यह तकनीकी चीनियों को बहुत मालूम थी। यानी रेशम के कपड़े बुनने की खोज किसने की? चीनियों की। लेकिन चीनी हमेशा चोर ही रहे हैं। शायद ये चीन का मूल चरित्र है कि उन्होंने हमेशा चोरी ही की है। चाऊ माऊ छोटी छोटी आंख लेकर के चोरी ही करते रहते हैं, आज भी करते रहते हैं। जिस देश में जाते हैं, पाकिस्तान में थद हो गए, ये लड़कियां चुराने लगे हैं चीनी जा करके। ठीक, तो चोर प्रवृत्ति रही है, तिब्बत वालों से उनकी जमीन चुरा ली। फिलहाल ये चोरी ये दुनिया को बताते नहीं थे, दुनिया को ये बताते नहीं थे। और जब ये दुनिया को बताते नहीं थे तो समस्या उसमें ये आ गई कि बहुत दिनों तक दुनिया
अपरिचित रही और ये क्या करते थे, छुप छुप के उससे वस्त्र बनाते थे और पूरी दुनिया में उन रेशमी वस्त्रों का व्यापार करते थे। तो रेशमी वस्त्र कौन खरीदेगा, राजा महाराजा खरीदेंगे। थोड़ा राजा महाराजा पगलेट भी होते हैं, तो राजा महाराजा लोग सिंपल वस्त्र तो पहनेंगे नहीं। राजा क्या है, प्रतीक है एक तरह से, हर चीज में अपने आप को अलग दिखाता है। तो कहेगा अच्छा साधारण जनता धोती कुर्ता पहन रही है, इंडिया में कपास होता है, जूट होता है, पटसन होता है, तो हम रेशम पहनेंगे, तो चीनियों से महंगे दामों पर खरीदेगा। तो पूरे के पूरे दुनिया में ये चीनी लोग रेशम का वस्त्र बना के व्यापार करते थे, खूब पैसा कमाते थे। लेकिन और जिन रास्तों से ये उस दौर में व्यापार करते थे वही रास्ता आज कहलाता है सिल्क रूट। प्राचीन दुनिया में चीनियों ने जिन जिन रास्ते से रेशम का व्यापार किया वही कहलाता है सिल्क रूट। आज आधुनिक काल में चीन उसी सिल्क रूट को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना चाहता है, पूरी दुनिया में पहुंच बनाना चाहता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, OBOR प्रोजेक्ट, वन बेल्ट वन रूट का प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। उसी सिल्क रूट को चीन नए सिरे से पुनर्जीवित कर रहा है। ठीक, तो ठीक उसी सिल्क रूट को चीन नए सिरे से पुनर्जीवित कर रहा है। तो बात हो गई कि चीन ने कहा सिल्क रूट की कहानी। अब भारत की कहानी हम बताते हैं। अब यहां जैसे हमने कहा था आपसे कि जहां जहां अप्लाइड साइंस होगा वहां वहां हम अपडेट करेंगे। अप्लाइड साइंस का मतलब 6 से 12वीं की जो NCERT पढ़ते हैं, इसमें एक थियोरेटिकल पार्ट है कि ऊष्मा क्या होती है, प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक, लेंस कैसे बनते हैं, विद्युत कैसे बनती है, मैग्नेट कैसे काम करते हैं, पढ़ाए थे हमने आपको 6ठी में चुंबकों द्वारा। ये है थियोरेटिकल पार्ट। 2 पार्ट अप्लाइड पार्ट है। एक साइंस के अप्लाइड पार्ट, जैसे मान लो फाइबर का चैप्टर है तो अप्लाइड पार्ट है। दूसरा जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है वो अप्लाइड पार्ट है। तो जब भी हम अप्लाइड पार्ट पढ़ाएंगे तो उसको करंट से अपडेट करेंगे। तो थोड़ा सा यहां मैं अपडेट कर रहा हूं। 7वीं की NCERT में जो फाइबर से फैब्रिक है, रेशों से वस्त्र तक का चैप्टर है, वह इतनी ही बात करता है, इसके आगे कोई बात नहीं करता है। यानी अगर 7वीं की NCERT की बात की जाए तो 7वीं की NCERT का पहला चैप्टर जो रेशम से वस्त्रों की कहानी, 7वीं की NCERT का तीसरा चैप्टर जो रेशमी वस्त्रों की कहानी है, रेशों से वस्त्र तक की कहानी है, जिसमें ऊन और रेशम के बारे में जानकारी करनी है, वो आपका समाप्त होता है। अब हम थोड़ा इसको अपडेट करेंगे। तो अपडेट करेंगे तो एक बात बताओ, रेशम अब आज की दुनिया पर आकर खड़े हो जाते हैं, बहुत जरूरी चीज है। ठीक, रेशमी वस्त्र आते हैं, फैशन होता है इतना सारा, तो तुम लोग भी पढ़ लिख करके अफसर बन जाओगे तो तुम लोग भी खरीदोगे ना रेशमी वस्त्र। अरे जीवन भर ना खरीदो, शादी ब्याह में तो खरीदोगे ना। कौन है जो कहता है अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते रहता है। ठीक, तो शादी ब्याह में खरीदोगे ही रेशमी वस्त्र के कुर्ता पजामा, लड़कियों के कपड़े, दुनिया भर के तामझाम। तो भारत में रेशम की बड़ी डिमांड है। बात नंबर 1, अगर हम इस रेशम की बात करें, सिल्क की बात करें, सिल्क की बात करें तो भारत में बड़ी डिमांड है। और विशेष करके भारत में क्या है, अब अंग्रेज का विवाह देखो, जो अंग्रेज लोग करते हैं यूरोप में, कितनों धनी होंगे लगेगा मातम मना रहे हैं। उनके यहाँ विवाह और हमारे यहाँ की मैयत बराबर ही होती है। 2 लोग सफेद कपड़ा पहन के जाएंगे, अंगूठी अंगूठी पहना के चले आएंगे। ये यूरोप वाला विवाह है। तो जब इतना सिंपल से विवाह है तो क्या विवाह से बाजार जुड़ेगा, उत्सव होगा? नहीं। हमारे यहाँ का विवाह है, दूल्हा भले ही लूला लंगड़ा हो, शादी के दिन उस राजकुमार होता है, उसके दोस्त तब तक नागिन डांस करेंगे जब तक पूरा गिर न जाए। एक व्यक्ति के विवाह में पूरा नात रिश्तेदार कॉलोनी सब शामिल होता है। हमारे यहाँ विवाह महोत्सव है, उत्सव है। इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसकी बड़ी जगह है इस उत्सव में। और दिन प्रतिदिन इस विवाह को उत्सव में और तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा उत्सव मनाएंगे उतना ज्यादा पैसा खरीदेंगे, वस्तु खरीदेंगे। अब देखो बेचारा कोरोना से पिछली गर्मी में लॉकडाउन रहा, जितने बैंड बाजे वाले, कपड़े वाले, फूल वाले, मिठाई वाले, सबकी इकोनॉमी डाउन हो गई। शादी विवाह होने लगेंगे, अपनी GDP चल निकलेगी। ठीक, समझ में आ गई बात ना? क्योंकि महोत्सव हो तो ढेर सारे लोग शामिल होंगे, ढेर सारे लोगों को खाना खिलाएंगे, ढेर सारे पैसे खर्च करेंगे, तो इसमें बाजार आ गया, उपभोक्तावादी समाज आ गया, मार्केट चल निकला। ठीक, तो ढेर सारे चीजों से बाजार को लाभ में मिलता है, तो डिमांड है। ठीक, प्योर। दूसरी चीज क्या है, भारत में सभी प्रकार की
ऑल टाइप सिल्क पाई जाती है, जितने भी प्रकार की सिल्क होती है सभी पाई जाती है। दूसरी बात यह है, अब हम अपडेट कर रहे हैं, एनसीईआरटी के बाहर है, सभी प्रकार की सिल्क पाई जाती है, या इसको कह दें कि सभी प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। मूंगा, ओक, टसर, इरी आगे की क्लास में आओगे, इसलिए हम बहुत विस्तार से नहीं पढ़ाएंगे। रेशम के सभी प्रकार, रेशम के सभी प्रकार, रेशम के सभी प्रकार पाए जाते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज है कि हमारे रेशम के व्यवसाय से अगर हमारे देश में देखा जाए, एक तो डिमांड है, दूसरी चीज रेशम के सभी प्रकार पाए जाते हैं, तीसरी चीज रेशम के व्यवसाय में अगर देखा जाए तो हमारे देश में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। महिलाएं रेशम की कताई बुनाई में सबसे ज्यादा श्रमिक कौन जुड़ा हुआ है? महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तीसरी चीज, जो रेशम है यह हमारे देश के उन क्षेत्रों का पारंपरिक कला है। एक प्रकार से रेशम हमारे व्यवसाय का नहीं, हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है। हमारी संस्कृति जो इंद्रधनुषी रंग बनाती है 30 त्योहारों, उत्सव, महोत्सव को लेकर के, उसमें एक धागा रेशम का भी है। समझना, दुनिया के लिए यह होगी कला, दुनिया के लिए होगा यह व्यवसाय। भारत अपने उत्सव धर्मिता में जो रंग भरता है उसमें एक रंग रेशम का भी है, एक धागा रेशम का भी है। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे आप लोग, और जब हम नॉर्थ ईस्ट की यात्रा करेंगे, इस विविधता में एकता के जब सूत्र तलाशेंगे, तो उसमें हम एक एक सूत्र को पकड़ेंगे कि संगीत की विविधता में एकता कहां से है, नृत्य की विविधता में एकता कहां से है। ठीक, जब हम बाजा बजाते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की विविधता, उत्तर से दक्षिण, तो इसमें एकता कहां से है? और क्यों कहा जाता है कि इस अलगाव के बाद भी एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है? विभिन्न प्रकार के रंगों में भी एक ही रंग है। इसलिए कहते हैं कि हिंदुस्तान जीता नहीं है, उत्सव में जीता है। और भारत का ये जो उत्सव है, भारत की जो उत्सव धर्मिता है, आपको आश्चर्य होगा, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां मृत्यु पर भी भोज दिया जाता है। मरने पर भोज का रिवाज सिर्फ हिंदुस्तान की संस्कृति में मिलता है। यानी बच्चा पैदा होगा तब तो बाजा बजाएंगे भी, अगर बूढ़ा होकर मर रहा है तो भी बाजा बजाएंगे। ठीक, जन्म पर भी भोज, मृत्यु पर भी भोज। ठीक, क्यों? क्योंकि हमारे यहां मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, एक नए जीवन का आरंभ माना जाता है। तात्पर्य है उत्सव हमारे रंग रंग में समाया हुआ है। हम किसी के मरने पर भी महोत्सव ढूंढ लेते हैं, चलो भोज खा के आते हैं। भोज खाने जाते हैं हम लोग ना, चलो मरने पर भी भोज खा लेते हैं। जो मरा गया स्वर्ग नरक जाने, उसकी संकल्पना है। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी ताकत के आगे जब सारे लोग झुक गए, मुगल आए, मंगोल आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, सब आए, और इस भारतीय संस्कृति ने सबको अपने में रचा बचा पसा लिया, तो मोहम्मद इकबाल को लिखना पड़ा कि कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यही खास है हमारी संस्कृति के विविध रंग। और इस विविध रंग में जो विविधता का एक रंग है वो रेशम है। और रेशम जो विविधता को लेकर जाता है, नॉर्थ ईस्ट में जाता है, दूर दराज के क्षेत्रों में जाता है। आप लोग जब रेशम की कहानी को देखोगे तो आसाम के उन हिस्सों में भी रेशम पारंपरिक उद्योग के रूप में नहीं, पारंपरिक कला और संस्कृति के एक प्रवाहमान परंपरा के रूप में आसाम में विद्यमान है। संस्कृति और कला की एक परंपरा के रूप में उत्तर पूर्व में विद्यमान है, दक्षिण में कई जगह विद्यमान है। ठीक, तो यानी हम कह सकते हैं कि एक तो महिलाएं जुड़ी हुई है, दूसरा इस देश का जो दूर दराज का क्षेत्र है, एक सेकेंड आते भाई, जो दूर दराज का क्षेत्र है, उन दूर दराज के क्षेत्रों से रेशम भारत को जोड़ता है। अब समस्या यह हुई कि रेशम ने भारत को तो जोड़ लिया, लेकिन ये मिट नहीं रहा। बैक करके देखें कहां हो रहा। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। रुको, मिटा के देखें कहां कहां मिट रहा। ठीक, अब
आपने? एक सेकंड रुकना। अब मैं मिटाऊंगा ही नहीं, क्या ऐसे रहने देना? तो देखो, ठीक, अब देखो, यानी हमने कहा कि भारत में जो सिल्क की कहानी है, पहली चीज इसकी क्या है? डिमांड है। अपडेट कर रहा, डिमांड, ठीक। दूसरी चीज क्या है? सभी टाइप के सिल्क हैं, ऑल टाइप सिल्क, ठीक। तीसरी चीज क्या है? यह हमारे नॉर्थ ईस्ट और भारत के कई जगहों, दूर दराज के क्षेत्रों में यह व्यवसाय के रूप में कम, कला और संस्कृति की एक प्रवाहमान परंपरा के रूप में, एक निरंतर चलने वाली परंपरा के रूप में है। सिर्फ रेशम के कीट से वहां रेशम बनाए नहीं जाते हैं, रेशम से कीट से रेशम से बनाने तक के पूरी की पूरी कल्चर जीवित होती है। और यहां विशेष रूप से जुड़ी हैं महिलाएं, फीमेल, ठीक। और अगली बात, महिलाओं के साथ साथ यह उन क्षेत्रों में, विशेष करके नॉर्थ ईस्ट में, यह कला भी है, संस्कृति भी है, प्रमुख हस्तशिल्प है। तो इसका विकास, जो रेशम संस्कृतियों को आपस में जोड़ता था, अब उसे अगर हम बाजार से जोड़ दें तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट का एक बड़ा माध्यम ये बन सकता है। तो सरकार ने कहा जब ये सारी चीजें हैं तो चलो इसके विकास के प्रयास करते हैं। और उन्हीं प्रयासों में एक योजना लाई गई 2017 में, सिल्क समग्र स्कीम 2017, ठीक। क्या लाया गया? सिल्क समग्र स्कीम 2017। जब डिमांड है तो हमने कहा हम पूरा करेंगे, भारत की नहीं पूरी दुनिया का पूरा करेंगे। काहे चीन से रेशम खरीदे हम? अब हमारे पास जब सभी प्रकार के रेशम है, उन्हीं को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। तो कपड़ा और वस्त्र मंत्रालय ने सिल्क समग्र योजना की शुरुआत की और साथ साथ एक सेंट्रल सिल्क बोर्ड का गठन कर दिया गया और कहा गया कि सिल्क समग्र योजना का जो क्रियान्वयन होगा, यह सेंट्रल सिल्क बोर्ड ही क्रियान्वयन करेगा, यानी देश में लागू करेगा। यहां से दो सवाल बन जाएंगे कि सिल्क, तीन सवाल, सिल्क के प्रोत्साहन के लिए कौन सी योजना है? सिल्क समग्र योजना। किसकी योजना है? तो कपड़ा मंत्रालय की। लेकिन लागू कौन करेगा? तो कपड़ा मंत्रालय के तहत एक बोर्ड बना दिया गया है और जिस बोर्ड को कहा गया कंट्रोल सिल्क, सेंट्रल सिल्क बोर्ड। अब कहेगा करेगा क्या? यानी पूरे के पूरे देश में सेंट्रल सिल्क बोर्ड को कहा गया कि आप सिल्क के पर प्रयास कीजिए और कहा गया कि आप सिल्क की गुणवत्ता को भी बढ़ाइए और सिल्क का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ठीक। सिल्क की गुणवत्ता को भी बढ़ाइए और सिल्क के उत्पादन को बढ़ाने का आप प्रयास कीजिए, ठीक। साथ साथ सिल्क को मार्केट से जोड़िए, ठीक। जब आपकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, जब आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, ठीक, तो हम सिल्क को मार्केट से जोड़ देंगे। समझ में आ गई बात? और इसमें यह भी बात कही गई कि इस योजना का विशेष फोकस होगा किस पर? नॉर्थ ईस्ट पर। नॉर्थ ईस्ट में 38 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं, 38 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जहां रिसर्च किया जाता है, अध्ययन किया जाता है कि कैसे जीन चेंज करके, ठीक, जेनेटिक चेंज द्वारा ऐसे हम रेशम कीट के पालन को बढ़ावा दें जो ज्यादा प्रोटीन छोड़ता हो मुंह से, और जब मुंह से ज्यादा प्रोटीन छोड़ेगा तो चारों तरफ वो सूखेगा, ज्यादा रेशम बनेगा। समझ में आ गई बात? तो ये बातें की जा रही हैं। इसके अलावा एक दो काम और किया जा रहा है और किया जा रहा, अभी इस बजट में काम किया गया है। देश के सिल्क को प्रोत्साहन देना है, यह योजना चली रही है। 30 साल का जो बजट लाया गया उसमें काम किया गया है। इस बजट में व्यवस्था की गई है कि यदि हम कच्चा रेशम बाहर से खरीदते हैं, मान लो कोई रेशम का कपड़ा बनाने वाली कंपनी है और वो कच्चा रेशम बाहर से खरीदती है, तो सरकार ने 10% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। तो कच्चा रेशम क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। यह किसके लिए है? इसके सहारे जो भारत के सिल्क इंडस्ट्री के लोग हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि अपने ही देश में खरीद लो ना, झूठ है यूरोप जाते रहते हो, चीन जाते हो, आ जाओ थोड़ा नॉर्थ ईस्ट, 10% सस्ता ही दे देंगे। उसके अलावा कहा गया कि जो अगर कोई सिल्क वस्त्र खरीदता है, रेशम के, सिल्क के कपड़े खरीदता है, यानी बने बनाए सिल्क को खरीदता है, तो उस पर 20% कस्टम ड्यूटी लगा दी जाएगी।
समझ में आ गई बात? 20% कस्टम ड्यूटी लगा दी जाएगी। तो एक तरफ सिल्क को, भारत के सिल्क बाजार व्यापार को बढ़ाने के लिए, रोजगार देने के लिए, ठीक, विश्व निर्यात में उसकी भूमिका को बढ़ाने के लिए जहां हम सिल्क सामग्री स्कीम पर काम कर रहे हैं, वहीं बजट में यह भी काम कर दिया गया है। साथ साथ एक और काम किए गए हैं। अगर हम पीछे से बात करें, देखना, अगर हम पीछे से बात करें तो हमने अभी जब आपको सिल्क पढ़ाया तो क्या कहा? इससे महिला जुड़ी हुई है। ठीक, समझ में आ गई बात? सिल्क से जो रेशम बनाती है वो महिला जुड़ी हुई है। ठीक, और महिलाएं जो उत्पाद बनाती हैं, महिलाओं के उत्पाद को बाजार में बढ़ावा देने के लिए सरकार एक प्लेटफॉर्म लेकर के आई है जिसे कहा जाता है महिला ई हाट। महिला ई हाट, यह महिला ई हाट है। यह इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, जैसे अमेजन प्लेटफॉर्म है ना, हम जाकर के वस्तुएं खरीदते हैं, वैसे भारत सरकार का भी है एक महिला ई हाट। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खरीदार तो कोई भी हो सकता है, खरीदार कोई भी, आप हम भी हो सकते हैं, लेकिन विक्रेता सिर्फ महिला होगी। विक्रेता कौन होगी? सिर्फ महिला होगी। महिला होगी। कौन महिला? जो भारत के पारंपरिक व्यवसायों से जुड़ी हुई है, कोई सामान बना रही है। अब सिल्क से कौन जुड़ी हुई है? महिला जुड़ी हुई है। तो महिला ई हाट पर महिलाओं द्वारा जो बनाए गए सिल्क हैं, या तो चाहे फाइबर के रूप में हो, सिल्क फाइबर हो, सिल्क के रेशे हो, या सिल्क के क्लॉथ हो, इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि भारतीय महिलाओं के घरों में बुने बनाए सिल्क के रेशम के कपड़े पूरी दुनिया के बाजार में छा सके। यह कहानी थी रेशम की। समझ गए आप लोग? यह हो गया रेशम की कहानी। ठीक, तो सिल्क समग्र स्कीम और रेशम की कहानी हो गई। जल्दी जल्दी मुझे बताओ, ये चैप्टर क्लियर हो गया, याद हो गया? जल्दी बताओ तुम लोग। ठीक, हो गया याद? ठीक, बताओ। अरे स्लो फास्ट लिख रहे सर, कल का समझा दीजिए। कल क्लास ही नहीं लिए थे, समझाए कहां से? कल वाली क्लास आज ले रहे हैं, कल छुट्टी किए थे। ठीक, क्लियर? ठीक, अब आप आज का बताओ लोग। सिल्क की कहानी आ गया? जल्दी जल्दी बताओ। ठीक, अपडेट हो गया? मजा आया? तो सिल्क पर ये काम किए जा रहे हैं। एनसीईआरटी का भी सिल्क आपने समझ लिया, और सरकार क्या करे ये भी समझ लिया, और ये भी समझ लिया सिल्क सिर्फ अर्थव्यवस्था का ही मुद्दा नहीं है। रेशम का उत्पादन सिर्फ पेट भरने की कहानी नहीं है। रेशम भारत की संस्कृति को भी गढ़ता है। ठीक, और कहा जाता है भारतीय संस्कृति जो भारत है, अपनी सांस्कृतिक विविधता में ये जो विविधता है, इसको ढाला नहीं गया है, बुना गया है। भारत की जो सांस्कृतिक स्थिति है, भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, इस विविधता को ढाला नहीं गया है, बुना गया है। विभिन्न प्रकार के 30 त्योहारों, खेल कूद, उत्सव, खेती बाड़ी, विभिन्न संस्कृतियों द्वारा एक एक बुना गया है, तब इस देश की विविधता तैयार हुई है। यह इंद्रधनुषी रंग तैयार हुआ है, और उसमें एक धागा रेशम का ही बना हुआ है। यह हमारे संस्कृति का भी उपादान है। इसलिए इस रेशम से सवाल भी आते हैं, हम पढ़ते हैं तो पूरी तरह से रेशम समाप्त। ठीक, अच्छा, टीवी सॉन्ग, मजा आ गया है? अबे स्लो फास्ट कौन लिख रहा है प्लीज सर? कल का बताइए। कल जब कोई चैप्टर ही नहीं पढ़ाए थे, बताए कहां से थे? एक गधा कौन है, समझाओ। ठीक, समझ में आ गई बात? चल, तो अब अगला चैप्टर, चैप्टर 4। ठीक, तो स्लो फास्ट भाई कल क्लास नहीं लिए थे। ठीक, हाँ, तो आ जाओ भाई लोग, चैप्टर नंबर 4, आगे बढ़ो। उष्मा, हीट। ठीक, चैप्टर 4 शुरू करें, तैयार हो आप लोग? ठीक, ठीक, तो आ जाओ।
कहानी चैप्टर नंबर 4 की, हीट की, उष्मा की। गर्मी आ रही है, उष्मा बढ़ रही है। तो चलो इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर एक एक लाइन में समझाएंगे। ठीक, पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं इसका, फिर एक एक लाइन में समझाएंगे। पहले बड़ों की तरह पढ़ते हैं, फिर बच्चों की तरह पढ़ेंगे। जब लाइन लाइन लाइन, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक, शुरू से ही इसी, हमने कहा था ना इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो आओ बात करते हैं। देखो, समझो, आंख खोलिए सारे लोग, तो चलो तैयार हो जाओ। देखो, कहा जाता है कि दो वस्तुओं के तापांतर के कारण, अगर ये दो वस्तुएं हैं, मान लो पानी गर्म, कुछ भी हो, कोई वस्तु ए हो, इसका ताप अधिक हो। ठीक, ये कोई वस्तु ए है, चाहे जो भी है, ठोस द्रव गैस कुछ भी है। ठीक, इसके संपर्क में, हम यहां दूर बना रहे हैं लेकिन संपर्क में है, यह वस्तु बी है, इसका ताप कम है किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। अरे इसका अगर मान लो 50 है तो इसका 30 है। समझ गए ना बात को? ठीक, इसका 30 है तो इसका 20 है। यानी इसमें से एक वस्तु का तापमान ज्यादा है इसकी तुलना में और इसका कम है इसकी तुलना में। तो दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रखी गई हैं, एक का तापमान ज्यादा और एक का तापमान कम है। तो हम देखते क्या हैं कि जो ये उच्च ताप, अधिक तापमान है और ये कम तापमान है। देखते हैं कि इस अधिक तापमान से कम तापमान की ओर एनर्जी ट्रांसफर होता है। क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर होती है, ऊर्जा स्थानांतरित होती है। यानी अधिक तापमान से निम्न तापमान की ओर क्या चली गई? एनर्जी। तो जो एनर्जी गई है उसका कोई मात्रा तो होगा, इतना गई होगी, इतना गई होगी, इतना गई होगी, इतना गई होगी, जो भी गई होगी। ठीक, हम जूल कैलोरी की बात नहीं कर देंगे, हम कहेंगे कि ऊर्जा गई। जो यानी अधिक तापमान से निम्न तापमान की वस्तुएं संपर्क में आ रही हैं तो ऊर्जा चलना शुरू कर देती है और यह ऊर्जा हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है। यही जो एनर्जी का अमाउंट होता है, जितनी भी ऊर्जा जाती है उसे कहते हैं हीट, उसे कहते हैं उष्मा। यानी उष्मा की परिभाषा क्या निकल करके आ गई? बोलो। ठीक, बोल। ठीक, गजेंद्र पटेल बोल। समझ में आ गई बात? कल मैं क्लास नहीं लिया तो एक बच्चा शिकायत किया कि आपकी क्लास भी नहीं हुई, मेरा भोज भी छूट गया। आज खाना खाया है ना? ठीक, तो चलो आ जाओ भाई लोग। तो अधिक से निम्न की ओर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और एनर्जी यही क्या कहला रही है? हीट कहला रही है, उष्मा कहला रही है। तो दो तीन बातें हो गई। यानी हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक प्रकार है। जब ऊर्जा ही स्थानांतरित हो रही है और कह दिए हम क्या, यह उष्मा है, तो यह ऊर्जा क्या, हीट क्या है? ऊर्जा का एक प्रकार है, बात नंबर एक। और यह हीट हमेशा कहां से कहां जाती है? हाई से लो की ओर जाती है। यह रही इसकी कहानी। तो आ जाओ इधर देखते हैं। तो यहां एनसीईआरटी क्या लिख रही है? दो वस्तुओं के तापांतर के कारण। तापांतर के कारण मतलब एक का हाई होगा, एक का निम्न होगा, लो होगा, तभी तो तापांतर होगा। तो कारण जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? हीट कह लेते हैं। जब भी दो अवस्था बसें संपर्क में आएंगी, एक का अधिक एक कम, यानी दोनों में क्या है? तापांतर, ऊर्जा यात्रा होगी। यही समझाए थे हम। ऊर्जा हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर चलती है और ऊर्जा के मान मापने के ढेर सारे पैमाने, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, कक्षा 8वीं में चर्चा की जाएगी। लेकिन पूरी दुनिया में जो सबसे स्वीकार्य पैमाना है उसे हम सेल्सियस कहते हैं, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। इसका मतलब नहीं कि यही एक पैमाना है, ये है, लेकिन चूंकि 8वीं में फिर एक हीट का चैप्टर है तो 8वीं पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे? तो हम केल्विन, फ़ारेनहाइट इन सब की बात करेंगे। 7वीं वाली की बात करते हैं तो इसका सर्वाधिक मापक क्या है? सेल्सियस है। अगर मानव शरीर के तापमान को सेल्सियस में मापें तो तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह रहा ऊर्जा उष्मा का एक इंट्रोडक्शन। अब आगे आ जाओ। ठीक, उष्मा का स्थानांतरण। देख, ट्रांसफर ऑफ हीट, उष्मा का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ हीट। समझ में आ गई बात?
तो अगर स्थानांतरण के माध्यम देखा जाए तो दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक में उष्मा जाती यात्रा करती है, एक में नहीं जाती है। मान लो ये पेन है हमारे हाथ में, ये लोहे का पेन हो, इधर गर्म करो यहां पर गर्म करो, तो थोड़ी देर बाद इसको पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि आपने कहां दिया, यहां गर्म किया, यहां दीपक रख दो, मोमबत्ती रख दो और यहां गर्म करो। समझ में आ गया? तो गर्म आप कहां कर रहे हो? यहां। लेकिन यहां हाथ पकड़े हो तो जलने लगेगा ना? क्यों जलने लगता है? आप कहोगे बड़ी समस्या है, गरम तो हम यहां कर रहे हैं, ये क्यों जलने लगा? इसका मतलब क्या, हमने हीट यहां दिया लेकिन हीट धीरे धीरे इस पेन में यात्रा कर रही है। समझ में आ गई बात? धीरे धीरे इस पेन में यात्रा कर रही है। क्लियर हो गई बात? अर्थात लोहा का पेन है तो गर्म हो जाएगा, प्लास्टिक का पेन हो यहां पकड़ाओ जलाओ, ये गर्म होगा पिघल जाएगा, लेकिन यहां तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा। इसका मतलब क्या, प्लास्टिक में उष्मा नहीं जा रही है। तो कुछ वस्तुओं में उष्मा जाती है, इधर गर्म करोगे यहां पहुंच जाएगी, कुछ लकड़ी है यहां गर्म करोगे नहीं पहुंचेगी। तो कुछ वस्तुओं में उष्मा अपनी यात्रा करती है, कुछ में नहीं करती है। तो जिनमें उष्मा यात्रा करती है उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं, चालक कहते हैं। जिनमें नहीं करती है उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं, कुचालक कहते हैं। जिनमें यात्रा करती है उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं, चालक कहते हैं। जिनमें नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। तो देखो, तो इसकी भी परिभाषा आ जाओ। जिन वस्तुओं से होकर उष्मा स्थानांतरित होती है, उदाहरण लोहा, तांबा, एल्युमिनियम ले लो, एक सिरा गर्म कर दो दूसरे पर पहुंच जाएगा। वहीं इंसुलेटर कौन से हो जाएंगे? जिनमें होकर उष्मा स्थानांतरित नहीं होती है। प्लास्टिक है, लकड़ी है, रेशे हैं, वायु है, वायु में भी होकर उष्मा स्थानांतरित नहीं होती है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? इंसुलेटर का। और ये सब एग्जाम्पल किसका हो गया? कंडक्टर का। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? आ जाओ आगे। ये तो एकदम छोटा सा है, हलवे की तरह खा जाओगे, पता नहीं चलेगा। ठीक, कठिन चीजें भी नहीं पता चलेगी। याद हो जा रहा है ना? अच्छा, ढलना और बुनना में क्या अंतर है? चल आएगा, ठीक ना? जब समाज एनसीईआरटी की सोसाइटीज पढ़ाएंगे तो एनसीईआरटी की दो किताबें हैं, भारत में समाज और भारत में भारतीय समाज का परिवर्तन। तो वहां बताएंगे ढालना क्या होता है, बुनना क्या होता है, विविधता क्या होती है, उत्सव धर्मिता क्या होती है, संस्कृति इंद्रधनुषी कैसे बन जाती है, ठीक, सांस्कृतिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र में कैसे तब्दील हो जाता है, समाज की इकाई क्या होती है, क्या होती है समाज की इकाई, तू लोग बता। ठीक, जैसा तू लोग किताब में पढ़ता है ना कि समाज की इकाई होती है व्यक्ति, बात पूरी तरह से गलत है। समाज की इकाई होती है संबंध, रिलेशन। तो गाइड वाइड में लिखा होता है ना, दुनिया भर के कोचिंग नोट्स वाले लिखते हैं कि समाज की इकाई व्यक्ति होती है। ट्रेन में कभी क्या लिखा जाता है? ट्रेन में भीड़ चल रही है कि समाज चल रहा है? ट्रेन में भीड़ चल रही है। क्यों भीड़ चल रही है? वहां भी तो व्यक्ति हैं, लेकिन ट्रेन में जो लोग चल रहे हैं उन व्यक्तियों में आपस में संबंध नहीं है। तो जब व्यक्तियों में आपस में संबंध नहीं होता है तो क्या हो जाता है? भीड़ हो जाती है। शहरों में भीड़ होती है, गांव में समाज होता है, ठीक। और जब व्यक्तियों, ठीक, में आपस में संबंध हो जाते हैं तो सोसाइटी बन जाता है। अब कैसे संबंध होंगे? उन संबंध का आधार क्या होगा? कहीं धर्म होगा, कहीं भाषा होगा, कहीं खान पान होगा, कहीं रीति रिवाज होगा, कहीं त्योहार होगा, कहीं पेशा होगा, कहीं व्यवसाय होगा, कहीं एक जैसा दिखने वाले लोग होंगे, कहीं एक जैसे दिखने वाले जीवन होगा, ठीक। विभिन्न इन्हीं चीजों के आधार पर संबंध बनते हैं। तो भारत में चूंकि ढेर सारे प्रकार के रीति रिवाज, खान पान, उत्सव महोत्सव, आजीविका है, तो ढेर सारे प्रकार के संबंध है। अब ढेर सारे प्रकार के संबंधों में हर संबंध एक दूसरे से अलग, एक दूसरे के साथ भी है, ठीक। कृषि आधारित संबंध, दक्षिण का पोंगल, उत्तर की व्यवसाय, दक्षिण का पोंगल, तमिलनाडु केरल का पोंगल, और पंजाब की बैसाखी, उत्तर भारत का होलिका दहन, सब ये कृषि आधारित हैं। असम का बिहू, ये कृषि आधारित महोत्सव हैं। लेकिन पोंगल भी अलग है, बैसाखी भी अलग है, बिहू भी अलग है, फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
ठीक, एक दूसरे पर थोपा नहीं गया है। जब रीति रिवाज परंपराओं को एक दूसरे पर थोपा जाता है, सबको मिक्स करके कोई एक परंपरा को ज्यादा प्रश्रय दिया जाता है, तो उसे संस्कृतियों का ढालना कहते हैं। लेकिन जब किसी भी मुल्क में, किसी भी संस्कृति में सांस्कृतिक स्वतंत्रता ज्यादा हो, आजादी ज्यादा हो, हर प्रकार की संस्कृतियां अपने साझे अस्तित्व के साथ हैं, दूसरा भी साझे अस्तित्व के साथ है, दोनों एक साथ रच बस रही हैं, एक साथ जी रही हैं, एक दूसरे से अलग होते हुए दिख रही है लेकिन अलग नहीं, तो इसको बुनना कहते हैं। ठीक, तो ये बात बाद में आएगी, बताऊंगा मैं तुम लोगों को, ठीक ना? ठीक, हाँ चल, जब 7वीं खत्म करेंगे तो एक ही बार पीडीएफ देंगे। डोनाल्ड ट्रंप समझ गया? ठीक, राजकुमार जो बिडेन समझ गया? रमेश चौधरी क्लियर हो गया? कौन मुझे पूछा था? ठीक, अच्छा, खुशबू बोल रही है निकल जाओ यूएसए वाले, भगाओ अमेरिका वालों को, आजा भारत में आजा तू। ठीक, चल, तो अर्थात ऊष्मा के स्थानांतरण के आधार पर हमको जो पदार्थ जगत है उसे दो भागों में बांट दिया गया। एक तो हो गया वो पदार्थ जिसमें ऊष्मा आती जाती है तो कंडक्टर हो गया, जिसमें नहीं आती जाती है वो क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया। अब अगली बात, ये तो रहा पदार्थ। अब ऊष्मा आती जाती है, बात सही है, तो कैसे आती जाती है भाई? बैलगाड़ी से जाती है, ट्रेन से जाती है, साइकिल से जाती है, कैसे आती जाती है? ठीक, अलग अलग तरीके से आती जाती है। तो ऊष्मा जो यात्रा करती है उसके 3 तरीके होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण, यानी कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। तो आ जाइए थोड़ा सा देखते हैं क्या कहानी है भाई इस चालन की। ये चालन है, हिंदी में इसे चालन कहते हैं, कंडक्शन है। ठीक, इसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाती है, और जैसे ठोसों में जितने भी ठोस हैं, अब देखो अगर कोई ठोस है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, उसमें ऊष्मा नहीं जा रही है तो इंसुलेटर हो गया उसकी कहानी। लेकिन यहां हम कहानी पढ़ेंगे जिसमें जा रही है। तो आप कोई भी लोहा है, मान लो ये लोहा है, कॉपर है, तांबा है, एल्युमिनियम है, एक सिरे पर एक दीपक रख दो, ठीक, और इसकी लौ जलाओ, ये जलेगा, धीरे धीरे यहां ज्यादा होगा, फिर ऐसे ऐसे टेम्परेचर यहां पहुंच जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात? तो यहां पहुंच गया है, तो ठोस के एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, दूसरे सिरे पर ऊष्मा पहुंच जाती है, और इसे हम कहते हैं ऊष्मा की चालन विधि। तो ठोसों में कैसे ऊष्मा हस्तांतरित होती है? चालन विधि से। समझ गए? अगली बात है, ठीक, संवहन। ठीक, संवहन हमेशा द्रव और गैस में होता है। जैसे देख लो, मान लो एक केतली है, इसमें कोई बर्तन है, जो भी बना लो, पानी रख दो, केतली, कुकर, जो भी तुम लोग चाहो, ठीक, पानी रख दो, यहां पर एक दीपक बना दो। दीपक कैसे बनता है भाई लोग बताओ? तो ये मान लो ये दीपक बना दो, इससे बाती निकाल दो, जलाओ, ये जल रहा है, ये इसकी ज्वाला है, यानी इससे क्या मिल रहा है? हीट मिल रहा है, हीट मिल रहा है। ठीक, समझ में आ गई बात? क्या मिल रहा है? हीट मिल रहा है। तब देखना, जब यहां का पानी गर्म होता है, ये गर्म हो गया, यानी जो पानी ज्वाला के करीब है इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। और जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो समझना, आप कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये जो पानी है ये वाला है, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो जो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसकी जो गतिज ऊर्जा है बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर हो जाएगा? और जब किसी की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो क्या करने लगता है? भगने लगता है ना। आप लोग बैठे हो, इसका मतलब आपकी स्थितिज ऊर्जा अधिक है, पढ़ाएंगे ऊर्जा ऊर्जा, सब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया जब, मतलब भगने लगोगे, जिसका जितना तेज उतना भगेगा। तो इस पानी जो गर्म होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, अब ये भगेगा, ये यहां आएगा, ठीक, यहां आएगा। अब समझना, तो ये वाला जब ये यहां गया तो ये वाली जगह क्या हो गई? खाली हो गई। तो यहां अब जब ये जगह खाली हो गई तो ये वाला ठंडा है, तो ठंडा यहां आ जाएगा, यानी ठंडा पानी जो होगा वो यहां आ जाएगा।
फिर ये गर्म होगा यहां भगेगा, फिर ये ठंडा यहां। इसीलिए आप देखते होंगे किसी बर्तन में जब हम पानी को गर्म करते हैं तो इसमें पानी की यात्रा शुरू होती है। वो यात्रा और कुछ नहीं है, ठंडा गर्म हो रहा है, भग रहा है, ठंडा वाला इसकी जगह भग रहा है, ठंडा वाला इसकी जगह आ रहा है। और ऐसे जब ये गर्म होकर जा रहा है तो विभिन्न मालिक्यूलों से टकराते हुए जा रहा है। तो ये वाला गर्म पानी कहां पहुंचा? यहां। ठंडा पानी कहां पहुंचा? यहां। समझ में आ गई बात? तो जो जा रहा है अपने साथ ऊष्मा को लेकर जा रहा है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। तो जल में संवहन ऐसे होता है। वैसे ही मान लो ये वायु है, समझ लो ये एयर है, किसी भी प्रकार से यहां का, अब यहां मान लो आग जला दो, आग जला दो, या सूर्य का रेडिएशन ही यहां ज्यादा आ रहा है। जब यहां का तापमान बढ़ेगा तो यहां की जो एयर है, वायु है, क्या हो जाएगी? वायु क्या होगी? गर्म होगी। साइंस की भाषा में कहे तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और तेजी से ऊपर की ओर उठेगी, क्योंकि गर्म वायु क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। तो यहां वाली वायु कहां पहुंच गई? यहां पहुंच गई। तो यह स्थान क्या हो गया? खाली हो गया। और जब यह स्थान खाली हो गया तो इसके बगल में जो वातावरण है यहां की क्या है? ठंडी वायु है। तो ठंडी वायु इस खाली स्थान की ओर तुरंत भरने आ जाएगी, यानी वायु की भी गति शुरू हो जाएगी। तो यहां से जो गर्म वायु यहां गई थी, यहां का तापमान ज्यादा हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलती रहेगी, ठंडा गर्म चलती रहेगी। इसको भी क्या कहते हैं? संवहन। समझ में आ गई बात? अर्थात जहां चालन सिर्फ ठोसों में होता है तो संवहन वायु और गैस और द्रव दोनों में होता है। ठीक, बता रहा हूं भाई, अभय बता रहा हूं। ठीक, बार बार नहीं बता रहा हूं। ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ, कन्वेंशनल करंट जनरेट होगी खुशबू। को अभी मैं बहुत बेसिक बता रहा हूं, अभी आता हूं तुम लोग जो चाहते हो। ठीक, पहले पढ़ा लेने दो। जो 7 वाली है उसी पर मुझे फोकस रहने दो। अभी 8 वाली में आऊंगा तो बताऊंगा टेम्परेचर हीट में अंतर क्या है, सब यही बता दूंगा। 8 में क्या पढ़ोगे, और एनसीईआरटी में जितनी बातें सिर्फ उतनी ही जानो। अभी मैं बता रहा हूं, रुक जाओ एक सेकेंड। ठीक, समझ गए बात लोग? यानी वायु, जल में भी संवहन, वायु में भी संवहन। क्यों? क्योंकि काइनेटिक ऊर्जा बढ़ जा रही है, मॉलिक्यूल लेकर के चले जा रहे हैं। अब एक चीज देखना तुम लोग, एक अंतर जो सवाल बनता है, जब हम ठोस में गर्म कर रहे हैं, ये कोई ठोस है, समझना, इस सिरे पर हम दीपक जला दिए, बात समझ गए ना? तो ये सिरा गर्म हो गया, यानी हीट की यात्रा पूरे ठोस में हो गई, और इसे हमने कह दिया क्या? चालन। तो चालन में क्या देखते हैं? जो मॉलिक्यूल गर्म हुआ वो भी यही है, और ये जो मॉलिक्यूल हुआ गर्म हुआ वो भी यही है। यानी चालन में मॉलिक्यूल, ये हीट गर्म होता है तो इस मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर कर देता है, ये इसको ट्रांसफर कर देगा। दरअसल एक वाइब्रेशन करता है, लेकिन सिंपल कहे तो ट्रांसफर कर देता है। अर्थात जो चालन है उसमें ऊष्मा तो यात्रा करती है, लेकिन मॉलिक्यूल यात्रा नहीं करते, कण यात्रा नहीं करते, सिंथेसिस भाषा में देखा जाए। लेकिन जो संवहन है उसमें ये भग के यहां जा रहा है, उसमें भग के यहां जा रहा है, ये भी भग के यहां जा रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि चालन और संवहन में जो बेसिक अंतर है, चालन में कण यात्रा नहीं करते, हीट ट्रांसफर करते हैं अगले कण को, अगले पार्टिकल को। संवहन में ये कण क्या करने लगते हैं? यात्रा करने लगते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? बताओ भाई लोग, तो ये एक बेसिक अंतर है। ठीक, अब अगली बात, एक घटना होती है जिसे कहते हैं समुद्री समीर और समुद्री समीर, सी ब्रेज, और एक को कहते हैं स्थल समीर। ठीक, चलो इसको समझाता हूं मैं। मान लो यह दिन है, मानना क्या दिन है, यह है, रात में थोड़े हैं। ठीक, चलो भारत का तट बना देते हैं, यह अपना गुजरात है। तो यह हिस्सा क्या है? स्थल है, और यह क्या है? समुद्र है। यह सारा क्या है? समुद्र है। ठीक, ये बेचारा है हमारा सूरज, बेचारा नहीं है, बहुत ताकतवर है। ठीक, यह बराबर मात्रा में तापमान दे रहा है,
बराबर मात्रा में तापमान दे रहा है, ये तो दे ही रहा है, ये भेदभाव नहीं करता है, ये बहुत न्यायप्रिय है, ठीक। लेकिन क्या है, जो स्थल है, ये हो गया स्थल, समझना बात को, ठीक। बराबर ही हीट मिल रही है, लेकिन स्थल में क्या है, यह पार्टिकल गर्म होकर अपने से भागेगा तो नहीं ना, यह पार्टिकल गर्म होकर के भागेगा तो नहीं ना। तो जो ये स्थल है, दिन के समय उतने ही हीट पा रहा है और उतनी हीट ये जल पा रहा है, ये तट का जल है। लेकिन जो ये गर्म हुआ भग गया, दूसरा आ गया, फिर दूसरा गर्म हुआ भग गया, ठंडा आ गया, फिर ये गर्म हुआ। और समुद्र बहुत बड़ा है, यानी तुलनात्मक रूप से दिन के समय समान तापमान तो मिल रहा है, लेकिन वही पड़ोस के स्थल और जल की तुलना किया जाए तो यह स्थल जो है वह ज्यादा गर्म हो जा रहा है। क्या हो रहा है, ज्यादा गर्म, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, किसकी तुलना में, इस समुद्र की तुलना में। तो यह समुद्र क्या हो रहा है, स्थल की तुलना में कम गर्म, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम। समझ में आ गई बात। यानी स्थल क्षेत्र का तापमान ज्यादा, इस क्षेत्र का तापमान क्या हो गया, कम। तो थोड़ा सा इस सूर्य को मिटाते हैं, अब समझना, ठीक, थोड़ा बदलने दो इसको। अब देखो मिला क्या, समान मात्रा में दिन के समय स्थल का तापमान ज्यादा, थल का कम। तो जब स्थल का तापमान ज्यादा तो यहां की जो एयर होगी वो क्या होगी, एयर गर्म, और गर्म एयर ऊपर उठेगी, वायु ऊपर उठ गई। समझ में आ गई बात। तो यहां खाली स्थान बच गया, और इसीलिए कहते हैं कि यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि यहां की सारी वायु क्या हो गई, ऊपर उठ गई। अब जब ये सारी वायु ऊपर उठ गई, प्रेशर कम हो गया, तो बगल में क्या है, कम टेम्परेचर, यानी यहां की वायु तुलनात्मक रूप से क्या है, ठंडी है। और जब ठंडी होगी तो एक ही जगह पर होगी, यानी प्रेशर क्या है, हाई है। तो बगल में, अब ये हम धरती बता रहे हैं, हम इसमें आसमान में, तो यही बगल में भारी वायु है, यहां हल्की वायु, यहां वायु का प्रेशर ज्यादा है, यहां कम। तो वायु, ये खाली हो गया स्थान, इसे भरने के लिए समुद्र से स्थल की ओर क्या चलने लगेगी, वायु चलने लगेगी। और ये वायु कैसी होगी, ठंडी होगी। इसीलिए गर्मियों के दिन में घूमने कहाँ जाते हैं, गोवा जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि पूरे भारत में गर्मी है, लेकिन गोवा क्या है, समुद्र तट है, यहां उतनी गर्मी नहीं होगी, किसी भी समुद्र तट पर उतनी गर्मी नहीं होगी। अर्थात होगा क्या कि यह जो ठंडी वायु अब चलने लगी किधर, समुद्र से स्थल की ओर। चूंकि यह वायु दिन के समय समुद्र की ओर से चलती है, ठीक, समुद्र की ओर से, और सीधे कह दे तो समुद्र से किधर आती है, स्थल की ओर आती है। इसीलिए इसे कहते हैं हम समुद्री समीर, समुद्री समीर, सी ब्रेज, समुद्री समीर। कॉन्सेप्ट समझ गए भाई लोग, ठीक। शिल्पी, गोवा, सचिन, ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो अगली बात, तो यानी समुद्री समीर का कॉन्सेप्ट समझ गए, कब होगा, दिन में, ठीक। और याद रखना, क्लियर हो गया। विमल, छोटू, ठीक, छोटू छोटा भीम नहीं दिख रहा है, हो गया भाई लोग, ठीक। दोनों आंखें मीच के, चल कमला हैरिस सही है, ठीक, चल भाई। अब आओ, ये तो कहानी दिन की रही, मान लो रात हो गई तो रात हो, चलो तो रात को भी देख लेते हैं क्या होता है भाई जब रात होगी। ठीक, तो नाइट, याद रखना समुद्री समीर कब बनता है, दिन में। तो अब रात में आओ, वही बात। चल भाई लोग, ये क्या है, स्थल है, ये क्या है, जल है। रात हो गई, ठीक, सूरज तो है नहीं, यानी ठंडा होगा।
जो वस्तु जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही तेजी से ठंडा भी होती है। याद रखना प्रकृति का नियम, जो जल्दी गर्म होगी जल्दी ठंडा, जो देरी से गर्म होगी देरी से ठंडा। क्यों जल्दी गर्म क्यों होती है? हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो जो जल्दी जल्दी हीट एब्जॉर्ब करेगी हीट रिफ्लेक्ट कर देगी, जो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगी धीरे धीरे रिफ्लेक्ट कर देगी, इसलिए जल्दी से ठीक देरी से ठंडा होता। तो स्थल क्या होता है? जल्दी से क्या हो जाता है? गर्म। तो रात को भी क्या होगा? स्थल ठंडा होगा। ठीक, यानी स्थल का तापमान क्या होगा? कम होगा। वही जल धीरे धीरे ठंडा होता है, तो इसकी तुलना में जो जल का तापमान होगा वो क्या हो जाएगा? अलग अलग बना दे। जल का तापमान, ये जो जल है इसका तापमान इसकी तुलना में क्या हो जाएगा? ठीक, यह जो जल है इसका तापमान इसकी तुलना में क्या हो जाएगा? ज्यादा। यानी रात के समय कहानी उल्टी, समझ गए? रात में देखा जाए तो इस समुद्र का तापमान ज्यादा स्थल का कम। तो जहां तापमान ज्यादा होगा तो समुद्र का प्रेशर क्या हो जाएगा? तापमान और प्रेशर में उल्टा संबंध होता है। और क्यों होता है बताता हूं। जब ये तापमान अधिक है तो वायु गर्म हो जाएगी, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यहां ठंडा है तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी स्थल क्षेत्र में वायु दाब अधिक, एयर प्रेशर अधिक, और जल में एयर प्रेशर कम, जल के ऊपर। समझना बात को। अब क्या हो जाएगा? पवन किधर से किधर चलेगी? हरे रंग से पवन चलाते हैं, तो यहां उच्च वायु दाब, यहां निम्न वायु दाब। तो स्थल से समुद्र की ओर क्या चलने लगती है? पवन चलने लगती है, गैस चलने लगती है, हवा चलने लगती है। इसे ही कह, चूंकि यह स्थल से आ रही है तो इसे क्या कह देंगे? इसे हम कह देंगे स्थल समीर, लैंड ब्रिज। तो कब चलेगी? नाइट में। इसीलिए जो तटीय स्थान होते हैं बड़े सुहावने होते हैं। ठीक, दिन हो या रात मजे हैं वहां। समझ में आ गए बात लोग? ठीक, क्लियर? ठीक, ठीक। अब देखो, अब कहानी को आगे बढ़ाओ। इसी बात को यहां कहा गया है। ठीक, अब इसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो समुद्र समीर, दिन के समय वही कहानी, स्थल जल की अपेक्षा तेजी से गर्म होता है, अतः स्थल की वायु गर्म होकर उठ जाती है और इसकी जगह लेने के लिए समुद्र की ओर से हवा चलने लगती है। इसे हम समुद्री समीर, सी ब्रेज कहते हैं। उसी बात को हमने समझाया। अगली बात, रात्रि में क्या है? समुद्र का जल स्थल की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है, अतः समुद्र का तापमान स्थल की तुलना में अधिक हो जाता है, इसलिए समुद्र की ओर स्थल से वायु चलने लगती है। इसे थल समीर कहते हैं। पूरी कहानी हमने समझा दी आपको। अब अगली बात, ठीक, अब कहानी पढ़ेंगे हम विकिरण की, निर्वात की। एक लाइन में एक बात समझता हूं, बस लास्ट है, 2 मिनट की क्लास और है, बस। बढ़िया काम किया लोगों। ठीक, अबे विमल लिख रहा है ज्योग्राफी पढ़ाने लगे ना भाई, ये साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस में एनसीईआरटी में इसका उदाहरण दिया गया है चित्र बना के। समझ गया? चल आजा। ठीक, देखो, उष्मा, ठीक, इसके चालन की एक विधि ट्रांसफर की चालन। क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। माध्यम क्या था? ठोस। एक विधि है संवहन, यह भी माध्यम चाहिए। माध्यम क्या था? द्रव और गैस। लेकिन उष्मा बिना माध्यम के भी तो यात्रा करती है। सूर्य से धरती पर कैसे आ जाएगी? मान लो जहां वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वहां तक तो गैस है, लेकिन उसके बाद निर्वात है, वैक्यूम में है, फिर भी सूर्य से धरती तक उष्मा आती है। तो जो अर्थात इन दोनों माध्यमों को इन दोनों को चालन और संवहन के चलने के लिए हमेशा क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। लेकिन उष्मा बिना माध्यम के भी चलती है, उष्मा निर्वात में भी चलती है। और जब उष्मा बिना माध्यम के चलती है तो न वह चालन के तरीके से चलेगी, न संवहन के तरीके से चलेगी। उष्मा हमेशा
विकिरण रेडिएशन के तरीके से चलेगी। तो उष्मा के चलने का तीसरा माध्यम है रेडिएशन या विकिरण, और उष्मा इन्हीं तीन माध्यमों से चलती है। तो जो कहानी विकिरण की है, जिन कहानी पर बात करते हैं कि सूर्य से पृथ्वी पर इसी विकिरण के माध्यम से उष्मा की यात्रा होती है, ठीक। अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच वैक्यूम है, निर्वात है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब उष्मा विकिरण के माध्यम से जाती है तो उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो उष्मा की निर्वात में भी यात्रा होती है। यहां इस बात को हमने समझा। इतनी बात एनसीईआरटी लिखती है। अब एक एग्जाम्पल देती है, ठीक, उष्मा के बारे में, और वो एग्जाम्पल है कि वस्त्रों का उदाहरण, ठीक। बस यही बात खत्म करेंगे। कहता है कि गहरे हरे रंग के कपड़े अधिक उष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में, जाड़ों में रंगीन कपड़े पहनने चाहिए। देखो, हम 8वीं के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे उष्मा के प्रति वस्तुओं का व्यवहार। उष्मा के प्रति वस्तुओं का 3-4 व्यवहार होता है। कुछ वस्तुएं पूरा का पूरा उष्मा एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो काले कलर हो जाती हैं। कुछ वस्तुएं पूरा का पूरा उष्मा रिफ्लेक्ट कर देती हैं, समझ में आ गए, सफेद कलर वाली होती हैं। अब जो विभिन्न प्रकार की रंगीन वस्तुएं, गहरे रंग वाली वस्तुएं होती हैं, तो गहरे रंग वाली वस्तुएं ज्यादा उष्मा एब्जॉर्ब करती हैं। तो जाड़ा में कौन सा कपड़ा पहनना अच्छा लगेगा? जो लाल, पीला, गुलाबी, हरा, नीला, काला, जो गहरा रंग होता है वो। इसीलिए कहा जाता है सर्दियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? रंगीन कपड़े पहनने चाहिए। वहीं हल्के रंग के कपड़े हैं, सफेद कपड़े हैं, तो उष्मा को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो गर्मियों में कैसा पहनना चाहिए? तो गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये उष्मा को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 कहानी रहा फाइबर की, रेशम और ऊन की, और चैप्टर 4 उष्मा की। मंडे को, सुनो अभी भगना मत, सारे लोग सुन लो, कल संडे है, छुट्टी है। मंडे को अब एक दिन की छुट्टी मिल गई, तो मंडे को हम पुनः एक बार, जैसे सैटरडे, परसों हम 3-4 चैप्टर पढ़ लिए थे, तो मंडे को हम कम से कम 3 चैप्टर पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात ना? बीच बीच में 1-2 दिन 3 चैप्टर पढ़ के, क्योंकि इसी वीक, जो आने वाला वीक, हम 7वीं को 2-4 दिन में खत्म करके 8वीं पर आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो छठी में हमने क्या कहा था? 1-2 दिन हमने 2-2 चैप्टर पढ़ा, फिर बीच में एक दिन चैप्टर पढ़ लिया। तो मंडे को हम लोग पढ़ेंगे 3 चैप्टर, ठीक। समझ में आ गई बात? और ट्यूसडे वेडनेसडे में खत्म कर देंगे। 3 चैप्टर मंडे, 3 चैप्टर ट्यूसडे, ऐसे खत्म कर देंगे। यानी आने वाले वीक में 2-3 दिन में 7वीं खत्म भी करेंगे और 8वीं शुरू भी करेंगे। तो मिलते हैं मंडे को 12:30 बजे। ये 2 चैप्टर याद हो गए, ठीक। तो मिलते हैं दोस्तों 12:30 बजे मंडे को 3 चैप्टर के साथ। बड़े मजेदार चैप्टर है।